बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एशियन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी पार्ट 10 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 10 जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो लाजमी पिछली वीडियोस देख लीजिए। कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? और दूसरी अहम तरीन बात, ये वीडियो आपके लिए कतन बेकार है अगर आपने इस वक्त PDF इसका पाकिस्तान स्टडी का नहीं खोला हुआ या आपके पास ये बुक नहीं है और आपने इसका पेज नंबर 8 नहीं खोला हुआ, तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। शुरू में ही बता चुका हूँ कि सारी वीडियोज़ ये बेस करती हैं आपकी बुक के ऊपर, और डेफिनेटली बुक की सीक्वेंस और टॉपिक्स के साथ ही मैं वीडियोज़ की तरतीब रखता हूँ। बहरहाल हमारे जो टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इसका पार्ट 1 हम कर चुके थे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इसका पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। वो खोल लीजिए, अभी मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूँ, और कॉपी पेन से ले लीजिए और लेक्चर को लाजमी नोट कीजिए और मुस्कुराते रहिए। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, पेज नंबर 8 नज़र आ रहा है ना। फर्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यहाँ से लेके इस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इन इस्लाम आर। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से 4 प्रिंसिपल्स हैं, और पहला प्रिंसिपल जो है जस्टिस, जिसको इंसाफ कहते हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं। इस्लाम में, इन इस्लाम में डेमोक्रेसी, जमहूरियत के उसूल क्या हैं? ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ जस्टिस इज़ टू कीप द राइट थिंग्स एट देयर राइट प्लेस। लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी मायने क्या हैं इसके? नोट करते रहिए। लिटरल मतलब लफ्ज़ी मायने क्या हैं जस्टिस के? ऑफ जस्टिस इज़ टू कीप द राइट थिंग्स, रखना राइट थिंग्स, सही चीज़ों को, एट देयर राइट प्लेस, उनकी सही जगह पर, सही चीज़ों को सही जगह पर रखना, इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है किसका? जस्टिस का। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लॉ। फाउंडेशन मतलब बुनियाद, बेस। फाउंडेशन मतलब बुनियाद, बेस। डिवाइन लॉ, ये डिवाइन वर्ड जब भी आए ना तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला की बात की जा रही है। डिवाइन लॉ, लॉ मतलब कानून, इसको हम कहेंगे इल्हामी कानून। इल्हामी कानून, वो कानून जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है इंसानों के लिए। और किस शक्ल में मौजूद है वो कानून? होली कुरान एंड सुन्ना, इसकी शक्ल में ये कानून मौजूद है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो डिवाइन लॉ, इल्हामी कानून। ठीक है भाई। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लॉ। अल्लाह ताला का जो कानून है ये उसकी बुनियाद है। जस्टिस को कहा गया है। जैसे कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले बुनियादें बनाई जाती हैं, फाउंडेशन बनाई जाती है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आप बिल्डिंग कितनी भी ऊँची बना दें, आखिर में वो थोड़े टाइम बाद गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बुनियाद, बेस या फाउंडेशन जो है वो आपने मजबूत बनाई ही नहीं, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग ने खड़ा होना है। तो डिवाइन लॉ जो अल्लाह ताला का कानून है ये उसकी बुनियाद है। बाकी कवानीन जो हैं वो सही चलते रहेंगे, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर? जस्टिस, इंसाफ के ऊपर। अगर इंसाफ नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उनका। अगर आप इंसाफ नहीं करते लोगों के साथ, घर वालों के साथ, अपने आप के साथ, ठीक है। नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी कंप्लीट विदाउट जस्टिस। एस्पेक्ट का मतलब होता है शक्ल या पहलू। एस्पेक्ट का एग्जैक्ट उर्दू मतलब बनता है पहलू, और आसान करें तो इसको शक्ल। जिंदगी की कोई भी शक्ल हो, ठीक है, ज़िंदगी की कोई भी शक्ल हो, कारोबार की शक्ल हो, घर की शक्ल हो, शादी ब्याह की शक्ल हो, मुआशरे की शक्ल हो,
मुलाजमत की शक्ल हो, ज़िंदगी की कोई भी शक्ल हो, वो बता रहा है क्या, नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का कोई भी पहलू, ज़िंदगी की कोई भी शक्ल कैन बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं हो सकती विदाउट जस्टिस, इंसाफ के बग़ैर। इट इज़ द जस्टिस विच मेक्स एनी सोसाइटी पीसफुल एंड प्रोस्पेरस। बोल रहा है ये जस्टिस ही है, ये इंसाफ ही है जो कि किसी भी सोसाइटी को, यानी कि मुआशरे को, सोसाइटी, मुआशरा ऐसी जगह जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं, मुआशरा या सोसाइटी ऐसी जगह जहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं, वो सोसाइटी या मुआशरा जो है वो क्या, पीसफुल, पुरअमन नहीं हो सकता, पीसफुल पुरअमन नहीं रह सकता। दूसरी बात क्या, उस सोसाइटी में क्या नहीं हो सकता, प्रॉस्पेरस, वो सोसाइटी, वो मुआशरा तरक्की भी नहीं कर सकता, प्रॉस्पेरस, तरक्की, ना तो वो मुआशरा तरक्की करेगा, ना उस मुआशरे में अमन होगा अगर वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर जस्टिस नहीं है, वहाँ पर इंसाफ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। किसी भी हालत में जो है वो इंसाफ बरकरार रखना चाहिए। वैसे तो इस्लाम की जो हिस्ट्री है उसके अंदर अगर आप इंसाफ की मिसालें देंगे तो इंसाफ की मिसालें भरी पड़ी हैं, कैसे कैसे जो है वो इंसाफ किया गया। चाहे आपके बच्चे ही उस इंसाफ की जद में आ रहे हों, आपके बच्चे, आपकी औलाद ही जान से जा रही हो, आपकी माल औलाद कुछ भी आपका नुकसान हो रहा हो, लेकिन आप इंसाफ करते हैं। इस्लामी हिस्ट्री के अंदर तो भरे पड़े हैं ऐसे वाक़यात। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आपको पता है कितनी जंगें हुई हैं अभी तक, जंग अजीम जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड वॉर, 2 अभी तक जो है वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं। एक वर्ल्ड वॉर चली थी 1914 से 1918 तक, ये पहली जंग अजीम थी, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम, इसको हम ये भी कहते हैं WW1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चली थी वो 1939 से 1945 तक चली थी, ये WW2 कहलाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इसकी बहुत मुख्तसर तफसील बताऊंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर भी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। दूसरी वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, दूसरी जंग अजीम, जो 1939 से 1945 तक चली थी, जिसमें एटम बम भी गिराया गया था जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। इसी सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ जो 1939 से 1945 तक चली थी। ये जो 2 ब्लॉक में दुनिया डिवाइड हुई थी, एक ब्लॉक में कौन सी कंट्रीज थी, रशिया था, इंग्लैंड था और अमेरिका था, ये एक ब्लॉक था। दूसरे ब्लॉक के अंदर जर्मनी था, ठीक है, जापान था और इसी तरह दूसरे छोटे छोटे मुल्क भी थे। तो बहरहाल एक साइड पे जर्मनी और जापान और दूसरी साइड पे रशिया, अमेरिका और इंग्लैंड। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, लगभग 5-6 साल ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चली थी। इस जंग के दौरान जो है ना, वो जापानी तैयारों ने इंग्लैंड का जो कैपिटल है लंदन जिसको कहते हैं, सुना होगा आपने, जापानी तैयारों ने इतनी बमबारी की थी कि उसका बुरा हाल कर दिया था, बुरा हाल कर दिया था। जापानी तैयारों ने बिल्कुल गायब ही कर दिया था लंदन सिटी को, इतना बुरा हाल किया था इंग्लैंड के कैपिटल का। उस वक्त जो वज़ीर आज़म था, जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, वो था विंस्टन चर्चिल। तो उसके जो जनरल्स वगैरह थे वो उसके पास आए उस वक्त, उन्होंने कहा कि सर हम जंग हार जाएंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है ये, बड़ी स्टेटमेंट है ये। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन आए, विंस्टन चर्चिल के पास, उसके जनरल्स वगैरह का बहुत बुरा हाल कर दिया हिटलर ने और जापानी अफवाज ने, हमारे लंदन को ही गायब कर दिया बिल्कुल, तो हम जो है वो जंग हार जाएंगे। विंस्टन चर्चिल ने कहा आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में अदालतें अभी भी हालत जंग में भी क्या लोगों को इंसाफ दे रही हैं? जनरल्स ने कहा, मुशीरों ने कहा, सब लोगों ने कहा जी सर आपके हुक्म के मुताबिक अभी भी अदालतें लग रही हैं, इंसाफ हो रहा है, लोगों के मसले हल किए जा रहे हैं, जंग चल रही है उसके बावजूद भी और लोगों को इंसाफ मिल रहा है। पता आपको विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने, उसने बोला हम जंग हार ही नहीं सकते,
हम जंग हार ही नहीं सकते। जस्ट लुक एट द बिलीव, उसका यकीन देखें आप। और अगर इस हालत में भी हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही हैं तो हम जंग नहीं हार सकते, हम जीत जाएंगे जंग। और इंग्लैंड दूसरी जंग अजीम जीत गया था। इंग्लैंड, ये पूरा ब्लॉक था ना, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका, ये एक ब्लॉक था, ये जंग जीत गए थे। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये मुसलमानों का कभी वतीरा रहा था, अब तो ऐसा नहीं होता। इसी वजह से दुनिया में हर जगह मुसलमान जो है वो धक्के ही खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक चीज़ें थी काम की, जिससे हम ज़िंदगी को अच्छा बना सकते थे, पुरसुकून बना सकते थे, तरक्की याफ्ता बना सकते थे, हमने वो चीज़ें छोड़ दी। अभी कहाँ इंसाफ मिलता है, देख लीजिए आप ज़रा। तो उसके नतीजे भी भुगत रहे हैं ना हम। बहरहाल, तो ये मैंने साथ साथ एक हिस्ट्री का वाक़या भी आपके लिए कोट कर दिया। आगे देखते हैं और क्या बात है। द कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। कैरेक्टर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड निकला है फॉर्म से। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, मेक। ठीक है, फॉर्मेशन वर्ड किससे निकला है? फॉर्मेशन वर्ड, कैरेक्टर फॉर्मेशन, पूरा लिख देता हूं पहले। कैरेक्टर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड निकला है फॉर्म से। फॉर्म का मतलब है मेक या बनाना, क्या? और कैरेक्टर का क्या मतलब है? किरदार, किरदार। और एग्जैक्ट उर्दू मतलब इसका लिखूं तो हम इसको कहेंगे किरदार साजी। किरदार साजी, साजी वर्ड साज से निकला है, जिसका मतलब है बनाना। किरदार साजी मतलब कैरेक्टर फॉर्मेशन किसका? इंडिविजुअल, किसी फर्द का। इंडिविजुअल मतलब फर्द, एक शख्स, अकेला फर्द। ठीक है, हम कहते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, किसी मुल्क के अफराद, इंडिविजुअल्स, अफराद, इंडिविजुअल, फर्द। तो यहाँ पर बात की जा रही है द कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या एक फ़र्द की किरदार साजी, एंड द कलेक्टिव पब्लिक गुड। कलेक्टिव पब्लिक गुड, कलेक्टिव पब्लिक गुड। इस तीनों वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? कलेक्टिव वर्ड निकला है कलेक्शन से, कलेक्शन वर्ड निकला है कलेक्ट से। इसका मतलब है जमा करना या फिर इज्तमा, जमा करना या इज्तमा, मजमा या एज अ होल। आसान इसको और करूँ इंग्लिश में अगर समझ सकते हैं आप तो एज अ होल। अगर हम बात करें कलेक्टिव पब्लिक गुड, गुड का मतलब बेहतरी, अच्छाई, गुड का मतलब बेहतरी, यानी कि पब्लिक मतलब अवाम, अवाम की बेहतरी एज अ होल अगर आप देखेंगे। ठीक है, बात सेंस बन गया। कलेक्टिव पब्लिक गुड यानी कि पब्लिक की बेहतरी अगर आप कलेक्टिव लेवल पे देखेंगे, ठीक है, एज अ होल देखेंगे, यानी कि द होल पब्लिक गुड। इसको मैं और आसान करूं तो होल पब्लिक गुड। क्या कह रहा है आगे? आर पॉसिबल, ये जब भी मुमकिन है। ठीक है, दो चीज़ें उसने बताई हैं, एक तो कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द की किरदार साजी, और दूसरा पब्लिक की बेहतरी एज अ होल, मुकम्मल पब्लिक की बेहतरी आर पॉसिबल, ये जब ही मुमकिन है, ओनली अंडर अ जस्ट सिस्टम। जस्ट सिस्टम, जस्ट मतलब इंसाफ। ठीक है, ऐसा निज़ाम, सिस्टम मतलब निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो इंसाफ पर मबनी हो। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसा निज़ाम जो इंसाफ पर मबनी हो, जस्ट सिस्टम। जस्ट सिस्टम इसी वर्ड से बनता है जस्टिस, इसी वर्ड से बनता है जुडिशरी, इसी वर्ड से बनता है इनजस्टिस, इंसाफ, नाइंसाफ़ी। और जस्ट सिस्टम ऐसा निज़ाम जो कि इंसाफ पर मबनी है। ठीक है, आगे कह रहा है द होली कुरान एम्फेसाइजेस, होली कुरान जोर देता है, एम्फेसाइजेस जोर देना, जोर देना, इसरार करना, इसरार करना,
जैसे कि आप जो है भाई जो है आपको, आप अपने भाई को कहीं लेके जाना चाहते हैं, चलो भाई खाना खा के आते हैं, वो बोलता है नहीं यार मैं मसरूफ़ हूँ, काम है थोड़ा। आप एम्फेसाइज करते हैं, ज़ोर देते हैं कि यार चलो बड़ा मज़े का खाना है, वो बोलता है नहीं यार, आप और एम्फेसाइज करते हैं और ज़ोर देते हैं, बोलते हैं चलो यार बड़ा मज़े का खाना है वहाँ का। ठीक है, तो ये मैंने एम्फेसाइज का वर्ड समझा है। तो कुरान एम्फेसाइज, कुरान ज़ोर देता है किस चीज़ के ऊपर? अपॉन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है क़याम, इस्टेब्लिशमेंट मतलब क़याम, जैसे वर्ड बनता है ना क़याम पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क़याम का उर्दू आसान मतलब क्या है? किसी ऐसी चीज़ का बनना जो बड़ी मजबूत हो, आप उसको इतनी आसानी से हिला ना सकते हो। देखिए चीज़ें तो लोग बना लेते हैं लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं रह पाती। ठीक है, मेकिंग में और इस्टेब्लिश करने में, दोनों वर्ड में फ़र्क क्या है? मेक का मतलब भी बनाना है, इस्टेब्लिश का मतलब भी बनाना है। लेकिन मेक का मतलब किसी चीज़ का बना देना, लेकिन इस चीज़ पे आप श्योर ना हो कि ये ड्यूरेबल भी रह पाएगी, ये पायदार भी रह पाएगी, ये तो नहीं होगा थोड़े टाइम बाद ये टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जब वो बनती हैं तो वो इतनी आसानी से वो टूटती नहीं हैं। जब वो बनती हैं तो इतनी आसानी से टूटती नहीं हैं। उसको हम, उस बनने को हम कहते हैं इस्टेब्लिश होना किसी चीज़ का, क़याम अमल में आना। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है क्या? द होली कुरान एम्फसाइजेज, होली कुरान ज़ोर देता है किस चीज़ के ऊपर? अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के क़याम पर। हम नमाज के बारे में कहते हैं ना, नमाज कायम करें, कहीं लिखा होता है नमाज पढ़ें, नहीं ये नहीं लिखा होता, कहा था नमाज कायम करें। क्या मतलब हुआ? पढ़ने का मतलब ये है कि कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, चलो भाई, नहीं भाई, ऐसी शुरुआत जो फिर आप उसको छोड़े नहीं, नहीं वापसी नहीं है। फिर आपने शुरू कर दिया, अब आपके जहन में पक्की बात है कि मुझे इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। हम इसको कहते हैं नमाज कायम करें, नमाज पढ़े नहीं, पढ़ने में तो ये कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, नहीं। जब कायम करने का मतलब ये कि छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए छूटेगी नहीं फिर। ठीक है, तो क़याम ये उससे निकला है। इस्टेब्लिशमेंट किस चीज़ का? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, जस्टिस का, इंसाफ का क़याम जो है वो आप अमल में लेके आएँ। होली कुरान इस पर क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है, ज़ोर दे रहा है। द सोसाइटी इन विच जस्टिस इज़ सुप्रीम, सुप्रीम जुमला पूरा पढ़ लूँ। द सोसाइटी इन विच जस्टिस इज़ सुप्रीम विल ऑलवेज हैव यूनिटी, लव, सिंसेरिटी एंड पीस। वो सोसाइटी, वो मुआशरा जिसमें जस्टिस इज़ सुप्रीम, इंसाफ की बालादस्ती होती है, इंसाफ को प्रायोरिटी दी जाती है, इंसाफ को अहमियत दी जाती है, इंसाफ को ऊपर रखा जाता है। विल ऑलवेज हैव यूनिटी, उस सोसाइटी में आपको क्या नज़र आएगी? यूनिटी नज़र आएगी, इत्तेहाद नज़र आएगा। लव, उस सोसाइटी में आपको मोहब्बत नज़र आएगी। सिंसेरिटी, उस मुआशरे के अंदर आपको इखलास नज़र आएगा, लोग मुखलिस नज़र आएंगे, खुलूस नज़र आएगा। एंड पीस, और उस मुआशरे में आपको अमन नज़र आएगा। ठीक है, अब इन वर्ड्स का मतलब लिख देता हूँ। द सोसाइटी इन विच जस्टिस इज सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सबसे बढ़कर हो, सुप्रीम सबसे बड़ा, सबसे बढ़कर या सबसे बड़ा। ठीक है, विल ऑलवेज हैव यूनिटी, वहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगी? यूनिटी, इत्तेहाद, आपको इत्तेहाद मिलेगा। लव, आपको मोहब्बत मिलेगी। और क्या मिलेगा? आगे क्या बता रहा है? सिंसेरिटी, आपको खुलूस मिलेगा। सिंसेरिटी, आपको क्या मिलेगा? खुलूस मिलेगा। और पीस, और क्या मिलेगा? अमन मिलेगा। ठीक है भाई, और क्या मिलेगा आपको? अमन मिलेगा। अच्छा, आगे फिर क्या बात की जा रही है? द होली कुरान सेज, अब आगे क्योंकि कलाम पाक का एग्जैक्ट तर्जुमा लिखा है तो तर्जुमा फिर ये इंग्लिश में लिखा है, मैं उर्दू में इसको बताऊंगा। तो यहाँ पर गलती का गालिब गुमान ये है कि शायद कि मिस्टेक हो जाए, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मफ़हूम एक अलग वर्ड है, तर्जुमा एक अलग वर्ड है। ठीक है, तर्जुमा करना किसी का कोई आसान काम नहीं होता। अगर मैं ये इंग्लिश में तर्जुमा कर रहा हूँ तो ये उलमाए कराम का काम है,
अगर मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि बाल बराबर भी फ़र्क ना है। जो कलाम पाक में तर्जुमा लिखा हुआ है एग्जैक्ट मुझे बताना है, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तर्जुमा आगे लिखा हुआ है इंग्लिश में और इसका एग्जैक्ट उर्दू तर्जुमा मुझे नहीं आता। इसलिए आप देखें इन 4 लाइनों को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। द होली कुरान सेज, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं, आप मुझे लिखा हुआ भी नहीं है कि आगे ये किस सूरत में। ओ ये हु बिलीव मेंटेन जस्टिस ऑब्जर्व विटनेस फॉर अल्लाह सेक दो इट मे बी अगेंस्ट योर ओन सेल्फ बी ही रिच और पुअर एंड लेट नॉट hatred of people inside you not to act equitably। यहाँ तक द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड। आगे फिर ये इन्वर्टेड कॉमाज आप देख रहे होंगे ना, इन्वर्टेड कॉमाज में सारा तर्जुमा लिखा हुआ है इंग्लिश में। फिर आगे क्या कह रहा है, द फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। सेंटेंस पढ़ लूँ पहले, देखिए मेरे साथ रहिए क्या लिखा हुआ है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, अफराद के बुनियादी हुकूक। फंडामेंटल राइट्स मतलब बुनियादी हुकूक ऑफ द इंडिविजुअल्स, अफराद के, आर प्रोटेक्टेड, उनकी हिफाजत की जाती है, इन द जुडिशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इंसाफ के निज़ाम में। हम इनका मतलब मैं लिख देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑफ द इंडिविजुअल्स, अफराद के, आर प्रोटेक्टेड, हिफाजत की जाती है, इन द जुडिशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम मतलब इंसाफ पर मबनी निज़ाम, इंसाफ पर मबनी निज़ाम। इस्लाम का जो जुडिशल सिस्टम है, इसके अंदर इस्लाम का जो इंसाफ पर मबनी निज़ाम है, इसके अंदर क्या की जाती है, हिफाजत की जाती है। किन की हिफाजत की जाती है, अफराद की। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हिफाजत की जाती है, उनके बुनियादी हुकूक जो हैं उनकी हिफाजत की जाती है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम है इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी वर्ड निकला है इक्वल से। इक्वल का मतलब है बराबर, खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है मसावात, आसान उर्दू में इसको कहा जाता है बराबरी, ठीक है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है, इसको पढ़ते हैं। इस्लाम इज़ द टॉर्च बियरर ऑफ इक्वलिटी अमंग द ह्यूमन बींग्स। टॉर्च किसको कहते हैं, इसको कहते हैं मशअल। बियरर का मतलब थामे, पकड़ने वाला, पकड़ने वाला। आई एम द मार्कर बियरर, मैं मार्कर पकड़ने वाला हूँ। टॉर्च बियरर, टॉर्च को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मशअल, ठीक है। आपके पास तो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है ना आजकल, बटन दबाया लाइट निकल गई। पहले वक्तों में बिजली नहीं थी तो एक बड़ा सा डंडा होता था ऐसे, और उसके ऊपर एक कपड़े का गोला होता था और इसको आग लगा दी जाती थी। तो फिर इससे जो है वो क्या होता था, इसको नीचे से डंडे को पकड़ लिया जाता था और उसके बाद 4, 5, 8 लोग जो रात में सफ़र कर रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनके आगे जो है वो इसको मशल को ऐसे पकड़े हुए होगा ताकि रोशनी फैलती रहे। किन लोगों के लिए, उसके लिए भी जो पकड़ के आगे जा रहा है और जो पीछे आ रहे हैं उनको भी रास्ता नज़र आता रहे। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब है टॉर्च बियरर। अब समझ जाइए कि टॉर्च बियरर या वो शख्स जिसने मशल पकड़ी हुई है, टॉर्च पकड़ी हुई है, उसकी कितनी अहमियत है। क्योंकि अगर वो मशल पकड़ के, टॉर्च पकड़ के आगे नहीं चलेगा तो रोशनी नहीं होगी, पीछे जो पब्लिक आ रही है उनको रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पर कही गई ये बात, इस्लाम जो है वो टॉर्च बियरर है, मशल बरदार है। मशल बरदार, मशल टॉर्च को कहते हैं, बरदार का मतलब होता है पकड़ने वाला, पकड़ने वाला खालिस उर्दू में। मशअल बरदार, पकड़ने वाला। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इस्लाम इज़ द टॉर्च बियरर ऑफ इक्वलिटी। इस्लाम जो है वो मसावात का टॉर्च बियरर है
अलम बरदार है। यहाँ पर अब सेंस जो है वो रोशनी देने वाला नहीं है, ज़रा इस बात को समझिएगा। मैंने एक मिसाल देखी जो समझाई थी कि वो शख्स जो आगे मशल लेके चल रहा है, वो रोशनी फैला रहा है, उससे दूसरे लोग पीछे जो आ रहे हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको रास्ता नज़र आ रहा है। बात को समझिएगा, ठीक है। तो अहमियत किसकी हुई? अहमियत उस शख्स की हुई जिसके हाथ में मशल है, जो रोशनी दिखा रहा है। तो इस्लाम की अगर हम बात करें कि इस्लाम जो है वो टॉर्च बियरर है किसका? इंसाफ का, जस्टिस का। मतलब दूसरे मज़ाहिब को देख लें आप और इस्लाम को देख लें तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा आपको इंसाफ के ऊपर ज़ोर देता हुआ दिखाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? किस पे एम्फसाइज़ कर रहा है? इस्लाम इंसाफ पर एम्फसाइज़ कर रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? बात सेंस बन रहा है? इस्लाम इज़ द टॉर्च बियरर ऑफ इक्वलिटी। सॉरी, इंसाफ की बात मैं कर गया, मसावात की। यानी कि इस्लाम जो है अमंग द ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कौन नज़र आएगा? कौन से मानने वाले नज़र आएंगे? इस्लाम के मानने वाले, या इस्लाम नज़र आएगा मसावात का। अलम बरदार है, सबसे ज़्यादा मसावात पे फोकस करने वाला इस्लाम है, बराबरी पे फोकस करने वाला इस्लाम है। Islam rejects all kinds of discrimination on the basis of race, language, caste, color, culture, wealth, poverty। 7 चीज़ों के बारे में बात की है। क्या उसने बोला है? इस्लाम रिजेक्ट्स, इस्लाम जो है वो रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट्स का मतलब होता है छोड़ देना, इनकार करना। रिजेक्ट्स, इनकार करना, मना करना, इनकार करना। इस्लाम रिजेक्ट करता है, मना कर देता है, इनकार कर देता है। किस चीज़ का? ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म के इम्तियाज़ को। डिस्क्रिमिनेशन मैंने पहले भी ये वर्ड लिखा था, इसका मतलब है इम्तियाज़, यानी कि फ़र्क। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इम्तियाज़, खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है इम्तियाज़, और इसको आसान करें तो फ़र्क। किसी भी किस्म के फ़र्क को इस्लाम जो है वो रिजेक्ट करता है। किन के दरमियान फ़र्क? इस्लाम ने कहा भाई फ़र्क नहीं रखिएगा किसी भी किस्म का। किन के दरमियान? भले कोई भी अगर जो है वो क्या हो, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नस्ल की बुनियाद पर आपने कोई फ़र्क नहीं रखना, ठीक है। और लैंग्वेज, ज़बान की बुनियाद पर आपने कोई फ़र्क नहीं रखना। और कास्ट, ज़ात की बुनियाद पर आपने कोई फ़र्क नहीं रखना। लैंग्वेज मतलब ज़बान, कास्ट मतलब ज़ात, ज़ात की बुनियाद पे भी आपने कोई फ़र्क नहीं रखना। कलर, रंग की बुनियाद पे भी कोई आपने फ़र्क नहीं रखना। रंग। और कल्चर, सकाफ़त, वेल्थ, दौलत और पावर्टी। कल्चर कि किस कल्चर से कोई ताल्लुक़ रखता है, इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सकाफ़त, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? वेल्थ, दौलत, वेल्थ, दौलत। और पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत। पॉवर्टी, गुर्बत। अब ज़रा इसका मतलब समझिएगा, क्या कह रहा है वो? इस्लाम रिजेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, लैंग्वेज, कास्ट, कलर, कल्चर एंड वेल्थ और पॉवर्टी। इस्लाम जो है वो इनकार करता है, मना करता है कि भाई आपने किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या फ़र्क नहीं रखना है, आपने बराबरी का मामला करना है। आपने ये नहीं देखना कि कोई शख्स किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, आपने ये नहीं देखना कि कोई शख्स किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, आपने ये नहीं देखना कि किसी शख्स की क्या ज़ात है, आपने ये नहीं देखना कि वो गोरा है या काला है, आपने ये भी नहीं देखना। आपका उसकी सकाफ़त से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आपकी उसकी दौलत या गुर्बत से भी कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है? इंसाफ करना है, ठीक है। आपने क्या करना है? सॉरी, आपने बराबरी का ख्याल रखना। भाई फिर बार बार इंसाफ आ जाता है, अभी इंसाफ जस्टिस को निपटा के बैठे हैं ना। आपने बराबरी का हिसाब किताब करना है, ठीक है।
ये नहीं कि किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। बराबरी का मामला करना है, मसावात का मामला करना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे वो बच्चे जो कि बिल्कुल मेरी हिदायत पर अमल कर रहे हैं, 2 दफ़ा कम से कम वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर को नोट कर रहे हैं, उनके हाथ में बुक है या नहीं तो PDF है, और वो लेक्चर को नोट कर रहे हैं और मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैं उनको अभी बता सकता हूँ कि वो ज़िंदगी में पीछे नहीं रहेंगे, बहुत आगे जाएंगे। और जो ध्यान नहीं दे रहे वो बोल रहे हैं चलो यार अजीब मामला है, नोट्स उठाओ, याद करो, बस पेपर दो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। दौलत तो शायद मिल जाए, लेकिन पोस्ट तो शायद आपको कोई मिल जाए, कोई आपको बड़ा ओहदा तो कोई मिल जाए, लेकिन यकीन करें आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, डिग्निटी नहीं मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। आप बड़े बड़े सियासतदानों को देख लेना, कोई दौलत की कमी है? नहीं। कोई कमी है दौलत की? नहीं। लेकिन इज़्ज़त है कहीं उनकी? क्या फ़ायदा यार ऐसी दौलत का? भाई आपको लोग बुरा भला कहते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं, आपकी इस दौलत का, आपकी इस कामयाबी का अचार डालना है क्या आपने? बहरहाल आगे चलते हैं, और क्या लिखा हुआ है। द होली लास्ट प्रॉफिट इस्टेब्लिश सच अ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। होली लास्ट प्रॉफिट, हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क़याम अमल में लाए। इस्टेब्लिश का अभी बता चुका हूँ, वो क़याम अमल में लाए, मतलब ये कि उन्होंने बनाया, क्या बनाया? एक निज़ाम। कौन सा निज़ाम? जिसको हम कहते हैं सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जो कि सोशो भी है, मतलब सोशल या सोसाइटी या मुआशरा या रहने की जगह जहाँ पे लोग मिलजुल के प्यार से सुकून से रह सकें, ठीक है, उनकी ज़िंदगियों में सुकून हो, ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा निज़ाम इस्टेब्लिश किया, करके दिया किन्होंने? हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और न सिर्फ ऐसा सिस्टम बना के दिया, ऐसा निज़ाम बना के दिया कि सोसाइटी जो है उसके अंदर लोग मुआशरे में प्यार और मोहब्बत से आपस में रह सकें, बल्कि इकोनॉमी से निकला है ये। इकोनॉमी का मतलब होता है मुआशी, मुआशी का मतलब होता है पैसा, दौलत, कारोबार ज़िंदगी, यानी कि पैसा कमाने के जो तरीके होते हैं ना, पैसा कमाने के, या तो आप जॉब करते हैं या फिर आप जो है बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं या मुलाजमत करते हैं। ये क्या है? ये आपका एक मुआशी मसला है, यानी कि आपका ज़रिया मुआश क्या है, ठीक है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ज़रिया आमदनी क्या है, आप पैसे कैसे कमाते हैं, आपको पैसे कैसे कमाने चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम दिया है, एक ऐसे सिस्टम का क़याम अमल में लाए हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने में ऐसा उन्होंने निज़ाम बनाया जिसमें इंसान सोशल लेवल पे भी खुश व खुर्रम हो, मुआशरे में प्यार व मोहब्बत वाला निज़ाम हो, दूसरा इकनॉमिक सिस्टम भी हो जिसके अंदर उनको पैसा पाई की भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा सिस्टम जिसमें प्यार व मोहब्बत के साथ साथ आपस में वो कारोबार भी कर सकें, अच्छे पैसे भी कमा सकें। ऐसी मोहब्बत कहाँ से डेवलप होगी? आपकी जेब में कुछ है ही नहीं और आप मोहब्बत कर रहे हैं अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। नहीं भाई, सिर्फ इस्लाम ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि आप सब लोग जो है मुआशरे के अंदर गरीब रहें, आपस में प्यार और मोहब्बत से तो रहें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल तो रखें, सारे मामलात हो गए। लेकिन सोसाइटी के अंदर किसी बंदे के पास पैसे ही जेब में नहीं हैं तो वो प्यार और मोहब्बत जो है आपका सोसाइटी के अंदर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। समझ आ गई बात? क्योंकि पेट तो है ना भाई, खाना पीना तो करना है ना। तो इस्लाम ने न सिर्फ सोसाइटी का बताया कि भाई आपको अपनी सोसाइटी में आपस में कितने बेहतरीन तरीके से रहना है, साथ साथ आपको ये भी बताया है कि आपने कमाना कैसे है, पैसे कैसे कमाने हैं, अपने मुआशी मसले मसाइल आपने कैसे हल करने हैं। इसीलिए ये दोनों वर्ड मिलके क्या बनते हैं? सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। इसको खालिस उर्दू में अगर मैं लिखूँ इसको हम कहेंगे, और इस इकोनॉमिक का मतलब भी सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, इसको इक्तिसादी भी कहते हैं। इक्तिसादी,
इक्तिसादी, खालिस उर्दू में इक्तिसादी। सॉरी ये जो है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मुआशी नहीं, मुआशी वर्ड तो निकला है मुआशरे से, ठीक है, मुआशी नहीं, इक्तिसादी, इक्तिसादी यानी कि पैसा पाई से मुताल्लिक, ठीक है। इसके तीनों वर्ड का जो मतलब बनेगा वो बनेगा इक्तिसादी, इक्तिसादी मुआशी निज़ाम, डैश आएगा बीच में, इक्तिसादी मुआशी निज़ाम यानी कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें आपकी सोशल नीड्स भी पूरी हो रही हैं और आपकी इकोनॉमिक नीड्स भी पूरी हो रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर, दैट रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और ये जो निज़ाम है सोशो इकोनॉमिक सिस्टम क्या करेगा, रिमूव कर देगा किस चीज़ को, डिस्टिंक्शन, फ़र्क को, डिस्टिंक्शन वर्ड पहले ही बता चुका हूँ, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है ना, ये निज़ाम उसको मिटा देगा, ऐसा निज़ाम वो अमल में लेके आए, ठीक है। द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू वॉज एबॉलिश्ड थ्रू इस्टेब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ ज़कात। द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, पैसे का ज़ख़ीरा करना, एक्युमुलेशन का क्या मतलब है, जमा करना। द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब दौलत, दौलत जमा करना। क्या लिखा हुआ है, द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब दौलत और एक्युमुलेशन का मतलब जमा, दौलत का जमा करना या दौलत का जमा होना, जमा होना, दौलत का जमा हो जाना। द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथों में, वॉज एबॉलिश्ड, उसको मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एबॉलिश्ड कि भाई एक ही, एबॉलिश वर्ड, एबॉलिश्ड वर्ड एबॉलिश से निकला है। एबॉलिश का मतलब है मनसूख कर देना, मनसूख कर देना, मनसूख या तनसीख या आसान लफ्ज़ों में ख़त्म कर देना, ख़त्म कर देना। ऐसा ख़त्म कर दिया गया सिस्टम कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में क्या हो, दौलत सारी जमा हो जाए। ऐसी चीज़ को एबॉलिश कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कैसे, क्या ये कहा कि भाई अमीर नहीं होना, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। इस्लाम ने दूसरा तरीका कार दिया, वो क्या था, ज़कात का। जिनके पास दौलत है उनको बाउंड कर दिया गया कि आपने क्या करना है, एक ख़ास अमाउंट अगर आपके पास जमा हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसका कुछ हिस्सा किसको देना है, गुरबा को, गरीब अफराद को। देख रहे हैं आप, तो क्या लिखा हुआ आगे, द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू वॉज एबॉलिश्ड थ्रू इस्टेब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ ज़कात, स्पेसिफिक चैरिटी। स्पेसिफिक मतलब ख़ास, चैरिटी का मतलब होता है खैरात, चैरिटी, चैरिटी मतलब खैरात, स्पेसिफिक मतलब ख़ास। ठीक हो गया भाई। द होली लास्ट प्रॉफिट on the eve of Hajjatul Wida, last pilgrimage, declared that all human beings are the offspring of Adam. The holy last prophet on the eve, eve का मतलब होता है मौके पे, eve मतलब मौका, किस मौके पर, किस मौके पर, on the eve of Hajjatul Wida, आखिरी हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज। आपको पता होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक ही हज किया है, अपनी ज़िंदगी के आखिर में एक हज किया। पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज किया है, अपनी ज़िंदगी के आखिर में। उसको कहा जाता है हज्जतुल विदा। विदा का मतलब अलविदा करना, अल्लाह हाफिज़ करना, हज्जतुल विदा। ठीक है, ऐसा हज जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, या आखिरी हज जो है, इसको कहा जाता है लास्ट पिलग्रिमेज। लिखा हुआ भी है, पिलग्रिमेज का मतलब क्या है, हज। हाजी को क्या कहेंगे,
पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब हज, और हाजी को क्या कहेंगे? पिलग्रिम। पिलग्रिम हाजी को कहा जाता है इंग्लिश में, हज को कहा जाता है पिलग्रिमेज। तो आखिरी हज है ये, लास्ट पिलग्रिमेज। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब ऐलान किया। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब ऐलान किया। हज्जतुल विदा के मौके पे, ऑन द एव ऑफ हज्जतुल विदा, लास्ट पिलग्रिमेज, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आखिरी नबी, उन्होंने डिक्लेयर्ड किया, ऐलान किया। क्या ऐलान किया? आगे देखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। द ह्यूमन बींग्स आर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ हज़रत आदम। ह्यूमन बींग्स, इंसान, आर द ऑफ स्प्रिंग, औलाद हैं किसकी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब है? ऑफ स्प्रिंग का मतलब औलाद है। किसकी औलाद है इंसान? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। यानी कि हम सब लोग किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी हैं, शुरू से जो 7 वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको सारी बातें पता हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने पहला पेयर बनाया था। आगे कहते हैं फिर, नो अरब हैज़ एनी प्रेसिडेंस। किसी अरब को, क्योंकि आप अरब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, अरबी थे, अरब के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि किसी अरब को कोई फौकियत हासिल नहीं है, बरतरी हासिल नहीं है। क्या कह रहे हैं? नो अरब हैज़ एनी प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस मतलब फौकियत। फौकियत मतलब बरतरी। बरतरी मतलब बड़ाई, मतलब कोई बड़ा नहीं है। किसी अरब को कोई फौकियत हासिल नहीं है, कोई बड़ाई हासिल नहीं है, कोई बरतरी हासिल नहीं है, कोई प्रेसिडेंस हासिल नहीं है ओवर अ नॉन अरब, उस मुसलमान पे जो कि नॉन अरब है, मतलब अरब से बाहर का रहने वाला है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, जापान का है, नहीं, कोई प्रेसिडेंस हासिल नहीं है। ये नहीं कि आप अरब हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो मराहत मिलेंगी और आप जो है वो नॉन अरब हैं तो आपको कम मराहत मिलेंगी। बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सारे इंसान अल्लाह ताला के सारे इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, चाहे वो किसी भी खित्ते का हो इंसान, ठीक है। आगे लिखा है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है बरअक्स। वाइस वर्सा, बर अक्स, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? किसी अरब को किसी नॉन अरब पे, नॉन अरब को जो है वो अजमी कहते हैं। ये आप उर्दू में आपने सुना होगा, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई जो है वो फौकियत हासिल नहीं है। अजमी किसको कहते हैं? वो लोग जो कि अरब खित्ता अरब से बाहर के रहने वाले हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चाइना, यहाँ के रहने वाले हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अजमी कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन अरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है, अब ज़रा समझिएगा। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है और बिल्कुल इसी तरह किसी अजमी को भी किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। ये नहीं है कि ये तो कह दिया कि भाई किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, यानी कि कोई अरब जो है वो नॉन अरब से सुपीरियर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कोई नॉन अरब जो है वो भी किसी भी तरह सुपीरियर नहीं है, किससे? अरबी से। वजह क्या बताई? शुरू में बता दिया कि सब किसकी ऑफ स्प्रिंग है, किसकी औलाद है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, द वाइट हैव नो प्रेसिडेंस ओवर द ब्लैक एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल इसी तरह किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, एंड वाइस वर्सा मतलब किसी गोरे को किसी काले पर भी कोई फौकियत हासिल नहीं है और किसी काले को किसी गोरे पर भी कोई फौकियत हासिल नहीं है, सब बराबर है। प्रेसिडेंस इन इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्ट्रेंट। फौकियत अगर हासिल है किसी को, यानी कि अल्लाह के नज़दीक कोई ज़्यादा अगर इंसानों में से बड़ा मकाम कोई रखता है तो उसके लिए क्या है, उसकी वजह क्या हो सकती है? सिर्फ सेल्फ रिस्ट्रेंट। ऐसे लोग जो कि सेल्फ रिस्ट्रेंट हों, यानी कि जो मुत्तकी हों,
जो तकवा इख्तियार करते हों, जो तकवा इख्तियार करते हों। तकवा इख्तियार करने वाले या मुत्तकी लोग किनको कहा जाता है? जो रहमदिल होते हैं। पहली बात, रहमदिल होते हैं और अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। ऐसे लोग जो खौफ खुदा रखते हैं और रहमदिल होते हैं, उन लोगों को मुत्तकी कहा जाता है। और उन्होंने क्या इख्तियार किया हुआ होता है? तकवा इख्तियार किया हुआ होता है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो ऐसे लोग जो कि सेल्फ रिस्ट्रेंट हैं, मुत्तकी हैं, सिर्फ तकवा की बुनियाद पर, हाँ कोई फौकियत है, मतलब जो ज़्यादा मुत्तकी होगा अल्लाह के नज़दीक अल्लाह उसको ज़्यादा मकाम व मर्तबा देंगे, ठीक है, और जो कम मुत्तकी होगा उसका मकाम कम होगा, जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी होगा उसका मकाम उससे ज़्यादा होगा। ये दर्जा बंदी अगर है भी तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है कि आप कितने रहमदिल हैं और आप अल्लाह से कितना डरते हैं और आप कितने मुत्तकी हैं, आप कितने सेल्फ रिस्ट्रेंट हैं। इससे आपका दर्जा ऊपर या नीचे हो सकता है। बाकी और वजह कोई नहीं है कि आप काले हैं या गोरे हैं, आप अरबी हैं या अजमी हैं, नहीं, सब बराबर हैं, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। नो डिस्टिंक्शन इज़ अलाउड इन इस्लाम। इस्लाम में किसी भी किस्म की तफरीक की इजाज़त नहीं है। अलाउड मतलब इजाज़त होना, डिस्टिंक्शन मतलब तफरीक। डिस्टिंक्शन मतलब तफरीक वर्ड किससे निकला है? फ़र्क से। आप तफरीक नहीं कर सकते, आप फ़र्क नहीं कर सकते, आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इज़ अलाउड इन इस्लाम, इस्लाम में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ दोज हु ऑब्जर्व सेल्फ रिस्ट्रेंट और तकवा, पीटी एंड फियर ऑफ अल्लाह। सिर्फ एक्सेप्ट इन केस ऑफ दोज, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें ये मुमकिन है कि आप कुछ फ़र्क रख सकते हैं या कोई डिस्टिंक्शन रख सकते हैं, और वो केस कौन सा आगे बताया? एक्सेप्ट इन केस ऑफ दोज हु ऑब्जर्व सेल्फ रिस्ट्रेंट, जो तकवा इख्तियार करते हैं। ऑब्ज़र्व का मतलब है यहाँ पर, वैसे ऑब्ज़र्व का मतलब है मुशाहिदा करना, यहाँ पर मतलब है इख्तियार करना या रखना, इख्तियार करना या रखना, ऑब्ज़र्व। जैसे रोज़े के लिए भी होता है ऑब्ज़र्व फास्ट, रोज़ा रखना। इसी तरह क्या ऑब्ज़र्व करना है आपने, क्या इख्तियार करना है, किस चीज़ को रखना है? अगर आप जो है वो ऑब्ज़र्व सेल्फ रिस्ट्रेंट, अगर आप मुत्तकी हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, ठीक है, इस सूरत में आप में कोई फ़र्क और दूसरे इंसान में कोई फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिफोर लॉ, जितने इंसान हैं कानून के सामने सब बराबर हैं। ये बिफोर वर्ड का मैं आपको पहले बता दूं ज़रा मतलब। बिफोर का मतलब अगर सब हर बच्चे को पता होगा, है ना, मैं आपसे पूछता हूँ बिफोर का मतलब क्या है, आप बोलेंगे बिफोर का मतलब बाद में है। भाई एक ये मतलब है बिफोर का। आफ्टर का क्या मतलब है? आफ्टर का मतलब, सॉरी, बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में, यही कहेंगे ना, आप सबको पता है। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। दो और मतलब है इनके, ज़रा वो नोट कर लीजिएगा। बिफोर का मतलब सामने भी होता है, सामने। आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है। ये दो मतलब बिफोर और आफ्टर के, ज़रा ये भी नोट कर लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मिसाल के तौर पर, ही इज़ सिटिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने बैठा है। ही इज़ सिटिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे बैठा है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? बिफोर लॉ, कानून के सामने कोई भी तफरीक नहीं है। रिच एंड पुअर इंडिविजुअल्स आर इक्वली अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेह होना। गरीब और अमीर दोनों जवाबदेह हैं। किसको जवाबदेह हैं? अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। अकाउंटेबल मतलब जवाब दे, मतलब हिसाब किताब देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, ठीक है। रिच एंड पुअर इंडिविजुअल्स आर इक्वली अकाउंटेबल बिफोर लॉ, कानून के सामने जवाबदेह होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा, चाहे आप अमीर हों या गरीब हों। इस्लामिक शरीयत, कोड ऑफ इस्लामिक लॉज। कोड का मतलब है तरतीब, मजमुआ, मजमुआ, कलेक्शन।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, इसको कहा जाता है इस्लामिक शरीयत। अब इस्लाम में एक कानून तो नहीं है ना भाई, हज़ारों कानून हैं इस्लाम में, तो कलेक्टिवली उन सारे कवानीन को क्या कहा जाएगा, अरबी में कहा जाएगा इस्लामिक शरीयत और इंग्लिश में कहा जाएगा कोड ऑफ इस्लामिक लॉज, इस्लामी कवानीन का मजमुआ, इस्लामी कवानीन का ज़ाब्ता, इसको ज़ाब्ता भी कहा जाता है, ज़ाब्ता, कोड ऑफ इस्लामिक लॉज, ठीक है, यानी कि इस्लामी कवानीन का ज़ाब्ता या मजमुआ, इस्लामी कवानीन का ज़ाब्ता या मजमुआ, इसको क्या कहा जाता है, इसको इस्लामिक शरीयत कहा जाता है। प्रोवाइड्स लीगल जस्टिस, यानी कि इस्लामिक शरीयत जो है, इस्लामी का ज़ाब्ता है, इस्लामी कवानीन जो है प्रोवाइड्स देता है, क्या देता है, लीगल जस्टिस, कानूनी इंसाफ, लीगल मतलब कानूनी, लीगल मतलब कानूनी, जस्टिस मतलब इंसाफ, विच मीन्स दैट, जिसका मतलब है कि ऑल इंडिविजुअल, सारे अफराद एन्जॉय प्रोटेक्शन, वो महफूज हो सकते हैं अंडर लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए, एंड दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, मौके होंगे, अपॉर्चुनिटी, मौके, मौके होंगे उनके पास, टू सीक सोशल प्रोटेक्शन, के वो सीक मतलब, यहाँ पर सीक का मतलब है लेना, मिलना, सोशल प्रोटेक्शन मतलब मुआशरती तहफ़्फ़ुज़, सोशल प्रोटेक्शन मतलब मुआशरती तहफ़्फ़ुज़, मुआशरती तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ वर्ड निकला है हिफाजत से, इसी से वर्ड निकलता है मुहाफ़िज़, तो सोशल प्रोटेक्शन, मुआशरती तहफ़्फ़ुज़, यानी कि ऐसा क्या होगा कि आपको सोसाइटी के अंदर जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये नहीं होगा कि कोई भी आके जो है ना आपको वडेरा शडेरा जो उठा के ले जाता है, कोई चौधरी आ जाता है, मालिक आ जाता है, आ जाओ भाई गरीब हो तुम, तुम्हारे साथ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, आजकल ये होता है, ठीक है, लेकिन इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा। इस्लाम ने बाउंड किया है किसको, लीगल जस्टिस को, कानूनी इंसाफ को, कि भाई आप ये नहीं देखेंगे कि वो वडेरा है तो वो एक जो है वो ठेला चलाने वाला है, नहीं, जो हक पर है उसका फ़ैसला करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 2 हो चुका डेमोक्रेसी इन इस्लाम का, बावजूद कोशिश के मैं इस दूसरे पार्ट के अंदर मैं इसको ख़त्म न कर पाया। अभी भी 2 हेडिंग्स इसमें से रहती हैं, फ्रेटर्निटी और टॉलरेंस, ठीक है, तो इंशाअल्लाह पार्ट 3 के अंदर इसके और ओवरऑल पार्ट 11 के अंदर हम जो है इन 2 टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।